हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग यानी सत्ता का साझेदारी, यानी शक्तियों का बंटवारा, यानी एक हाथ में शक्तियों को जमा न होने देना। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी होता है। ये टकराव को रोकता है। सरकार के विभिन्न एजेंसियों संस्थाओं में शक्तियों को ये बंटवारा करता है ताकि शक्ति जो है एक जगह एकत्रित ना हो। अब हम बेल्जियम के बारे में जानेंगे, जो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, जो हमारे देश के एक राज्य हरियाणा से भी छोटी है एरिया में, और जनसंख्या में लगभग आधी यानी 1 करोड़ है। इसके चारों ओर 4 देश है: जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। यहाँ पे ये येलो एरिया आपको दिख रहा होगा, जिसको हम लोग फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। यहाँ पे 59% जो लोग हैं वो डच बोलने वाले हैं। 59% लोग हैं डच बोलने वाले, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। नीचे रेड कलर का एरिया जो है वेलोनिया रीजन कहलाता है। यहाँ पे 40% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं और वेलोनिया रीजन में रहते हैं। बाकी 1% जो लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग है। यहाँ आपको छोटा सा एरिया येलो के बीच में आपको केसरिया रंग का दिख रहा होगा। वहाँ जो है ये कैपिटल है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग डच बोल रहे हैं। अब ये इस डाटा को एक जगह कर दिए हैं। 59% जो लोग हैं वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? डच, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं 40% पीपुल। फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं 1% पीपुल। जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, और कैपिटल सिटी में ये उल्टा है। 80% लोग जो है फ्रेंच स्पीकर मेजोरिटी में हो जाते हैं, 20% डच स्पीकर जो है माइनॉरिटी में हो जाते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्सेशन हो जाता है, यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी का खेल यहाँ पे होता है। देखते हैं आगे। दोनों कम्युनिटी के बीच में जो है झगड़े का कारण क्या था, देखते हैं। फ्रेंच कम्युनिटी जो है रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल थी, बट डच जो मेजोरिटी में थी उनका डेवलपमेंट और उनको एजुकेशन जो है बाद में मिला। तो ये 1950 से 60 के दशक में कॉन्फ्लिक्ट का कारण मिला। दोनों कम्युनिटी के लिए ये टकराव का कारण बना। बहुत बार ये लोग लाखों की संख्या में सड़कों पे आ जाते थे और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे। ठीक है, फिर देखते हैं आगे हम लोग। अब हम लोग श्रीलंका के बारे में जानेंगे। श्रीलंका जो है हरियाणा के लगभग बराबर है और जनसंख्या इसकी 2 करोड़ है। ये भारत के ठीक दक्षिणी छोर पे है। एक आइसलैंड है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे जो है चीज़ें विपरीत थी। वहाँ पे 59 और 40 का रेशियो देख रहे थे। यहाँ पे जो है 74% स्पीकर्स जो है सिन्हाला है, जो बुद्धिज्म धर्म को मानते हैं। रिलीजन इनका बुद्धिज्म है। तमिल स्पीकर जो है वो 18% है। 18% है इनका जो धर्म है। ये लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को मानते हैं। इसमें 2 सब ग्रुप्स है। 13% जो है श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल है, जो इंडिया से प्लांटेशन के दौरान ले जाए गए थे चाय बागानों के लिए। 7% लोग क्रिश्चियन हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, और बचा 1% जो मिक्सअप ग्रुप है, बहुत सारी भाषाओं का यह ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या है टकराव का कारण, देखते हैं। श्रीलंका जो कि 1948 में आज़ाद हुआ, 1950 में सिन्हाला को, सिर्फ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, और तमिल को जो है ये डिसरिगार्ड किया, दरकिनार किया। यूनिवर्सिटीज पोजीशन में, गवर्नमेंट जॉब में इनको प्रीफरेंस दिया गया सिन्हाला को। बुद्धिज्म धर्म को जो है मान्यता दी गई। ये जो है मेजोरिटी के आधार पे, जो मेजोरिटी में थे उनको ये दर्जा दिया गया कि वो अपने लिए सारे नियम कानून बना रहे थे, सिर्फ अपने लिए बना रहे थे। ये मेजोरिटीज़म अच्छी बात नहीं थी, ये अलगाव जैसा था जो इनको दरकिनार कर रहा था, तमिलों को जो है साइड कर रहा था। इनको लग रहा था कि हम लोगों को क्या किया जा रहा है, मतलब ये दरकिनार किया जा रहा है, साइड हटाया जा रहा है। इन्होंने यानी तमिलों ने पार्टी बनाया, स्ट्रगल किया ताकि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले और इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। इनको नकार दिया गया सिन्हाला गवर्नमेंट के द्वारा। कहा गया कि हम आपको जो इस तरीके का इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह है ये नहीं दे सकते हैं। तो फिर ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हम जो है अपने लिए, ये कभी भी मेजोरिटी चाहती है कि उनको क्या मिले, हमेशा वो शासन करते रहे और माइनॉरिटी को अपने अनुरूप वो नचा सके। तो ये उनकी बातों को यदि मान लेते तो फिर ये इनके अनुरूप नहीं हो पाता। तो इसलिए ये इनकी सारी बातों को जो है दरकिनार कर दिए। सिन्हाला जो है, सिन्हाला ग्रुप्स जो है तमिल ग्रुप्स की बातों को नहीं माने, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया इन लोगों को अभी तक। तमिल लोगों का डिमांड था कि एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए। उसके बाद
राष्ट्र नहीं बनाया गया तो फिर इन लोगों में सिविल वार हुआ, बहुत सारे लोग दोनों तरफ से मारे गए। 2009 में ये वार थमा, देश की आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो हम देख रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना और कॉन्फ्लिक्ट जो है देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। इसलिए पावर का जो शेयरिंग है वो ज़रूरी है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मिलकर यदि देश चलाएंगे तो बढ़िया होगा। हम बेल्जियम की बुद्धिमानी के बारे में जानेंगे। बेल्जियम जो है अपने देश के यूनिटी के बारे में सोचा, ये रिस्पेक्ट किया लोगों के फीलिंग्स का, इंटरेस्ट का, डिफरेंट कम्युनिटी का, रिलीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला स्टेप इसने उठाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स रहेंगे। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर रहेंगे। दूसरा बात ये था कि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। और तीसरा पॉइंट था कि फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे वो ब्रुसेल्स में एक्सेप्ट किए कि यहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा दोनों का, फ्रेंच और डच दोनों का। और तीसरा था कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया जो लैंग्वेज रिलेटेड इशू को डील करे ताकि फिर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। यानी ये लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इशू आता था ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है उसको सुलझाती थी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसलिए इसको बनाया गया था। तो ये थी बुद्धि, ये बेल्जियम की बुद्धियारी। हाँ, दो देश का हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बेल्जियम ने बुद्धियारी से काम लिया, अपने लोगों का यूनिटी का ख्याल रखा, लोगों को एक कर लिया। लेकिन श्रीलंका जो है मेजॉरिटी के आधार पे डोमिनेंस किया और लोगों में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गई, सिविल वार हो गया, देश की आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुँचा। तो इससे हमको समझना चाहिए कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पावर शेयरिंग अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें जो है हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हम देखते हैं सरकार के एक ही स्तर पे, जैसे राज्य हो, केंद्र हो या डिस्ट्रिक्ट हो, कोई एक लेवल मान लेते हैं, उस पर लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी सेम पावर होता है तीनों के पास। और तीनों एक दूसरे को देखते हैं कि कोई ज़्यादा पावर तो नहीं ले रहा है, कोई ज़्यादा पावर का यूज़ तो नहीं कर रहा है, एक्सेसिव पावर तो नहीं है। इसी को चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं कि एक दूसरे को देखते रहना। अब है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। हम लोग देखेंगे कि ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को देती है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर लोकल बॉडीज़ को देती है। ये पावर का जो अरेंजमेंट है, पावर का जो शेयरिंग है, ये ऊपर से नीचे की ओर यानी वर्टिकली होता है। इसलिए हम लोग इसको वर्टिकल शेयर ऑफ पावर कहते हैं। यानी सबसे पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल बॉडीज़, और ये एक दूसरे को कुछ पावर्स देती है। ठीक है, ताकि अच्छे से प्रशासन चल सके, एडमिनिस्ट्रेट हो सके। पावर शेयरिंग जो है हर एक पार्टीज़ में, हर एक ग्रुप में ज़रूरी होता है। देखेंगे हम लोग पार्टीज़ में भी कोई अध्यक्ष हो जाता है, कोई उपाध्यक्ष हो जाता है, इस प्रकार से वहाँ पे शेयर किया जाता है पावर को। यदि शेयर नहीं किया जाएगा, वन हैंड में रहेगा, तो पार्टी में भी लड़ाइयाँ होने लगेगी। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पार्टियों में, संघ में, किसी ग्रुप्स में, इसके लिए पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट वहाँ पर भी किया जाता है। Now there are some important questions related to power sharing topic. These are some questions related to power sharing topic. Okay, thank you.